अशोक गहलोत की सरकार जब से बनी है तभी से राजस्थान में रिश्वत लेकर नौकरी देने का खेल संगठित तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए नेता है, दलालों की पूरी फौज है। दलाल ग्राहक फंसा कर लाते हैं, नेताजी भरोसा दिलाते हैं, फिर लाखों की रिश्वत ली जाती है और ऊपर तक बढ़ती है। ये सिर्फ विपक्ष के आरोप नहीं बल्कि इसकी पोल लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए कांग्रेस नेता के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद खुली तो राजस्थान का सियासी पारा ऊपर चढ़ गया। राजस्थान के घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर में ट्रैप किया। एसीबी ने 7,50,000 रुपए गोपाल केसावत को लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्रवाई से राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। भाजपा ने गोपाल केसावत की राहुल गांधी के साथ की फोटो को शेयर कर हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, देखिए घुमंतू और अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत, जिन्हें आरएएस भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए 18,50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस का चरित्र ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा, वाह मुख्यमंत्री जी, अब तो स्वीकार कर लीजिए कि युवाओं के करियर और भविष्य की हत्या आपकी सरकार ने ही की है। आपकी सरकार में पूर्व घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन रहे गोपाल केसावत लाखों रुपए की रिश्वत लेकर आरएएस अफसर बनाते हैं। ये तो असलियत सामने आ गई, इसलिए पता चल गया। बाकी आपकी सरकार के पाप की गहराई कितनी है ये प्रदेश का हर युवा जानता है। इस ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई। गोपाल केसावत के खिलाफ एसीबी की सीकर यूनिट ने कार्रवाई की। वहां पर किसी ने शिकायत की थी कि आरपीएससी में भर्ती के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। अनिल और ब्रह्म प्रकाश ने 18,50,000 रुपए लिए और उसके बाद रविंद्र नाम के तीसरे व्यक्ति ने 7,50,000 रुपए गोपाल केसावत को दिए और उसी समय रंगे हाथ एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें 500 और 2,000 रुपए के नोट हैं। कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कांग्रेस नेता गोपाल केसावत सहित 4 लोगों को 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अधिकारी के पदों पर होने वाली भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर ली गई थी। एसीबी की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि परिवादी से नौकरी लगाने के लिए 40,000 रुपए मांगे गए थे, लेकिन बाद में 25 लाख रुपए की रिश्वत तय हुई। सीकर में केसावत के दलाल अनिल कुमार और ब्रह्म प्रकाश के 18.5 लाख रुपए की रकम रिश्वत के रूप में लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपितों से पूछताछ में सामने आया उन्होंने ये रकम केसावत के लिए ली थी। इस रकम में से कुछ हिस्से दोनों आरोपितों को मिलने थे और इस पर एसीबी के अधिकारियों ने योजना बनाकर इस 18.5 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए शिकायतकर्ता को वापस देते हुए केसावत को देने के लिए कहा गया। केसावत पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष था। उससे राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से खुला समर्थन मांग रहे हैं कि वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दे, लेकिन तमाम आनाकानी और तनातनी के बावजूद कांग्रेस ने अब तक ये ऐलान नहीं किया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वे आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद जयराम रमेश ने इतना ही कहा कि देश के संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और हम संसद में आगामी सत्र में इस पर बहस की मांग करेंगे। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र में संघीय ढांचे पर आक्रमण और महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाने का फैसला करते हुए कहा, वह चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के आक्रमण का हमेशा विरोध करती रही है और आगे भी करेगी। संघीय ढांचे पर आक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के कांग्रेस की इस घोषणा को अगर अरविंद केजरीवाल समर्थन का ऐलान मान भी लें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर दिल्ली की चर्चा नहीं की। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर दिल्ली के अध्यादेश की चर्चा नहीं की। वजह बेंगलुरु में होने वाली बैठक है। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल गठबंधन को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, कांग्रेस उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेगी। जयराम रमेश ने कहा कि संघीय ढांचे पर जो आक्रमण हो रहा है, केंद्र सरकार ये आक्रमण कुछ जगहों पर खुद कर रही है और कुछ जगहों पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल आक्रमण कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों पर आक्रमण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संघीय ढांचे पर सरकार द्वारा रोजाना आक्रमण किए जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। जयराम रमेश का कहना था कि इस पर हम जरूर चर्चा की मांग करेंगे।
दिल्ली से संबंधित अध्यादेश से जुड़े सवाल पर रमेश ने कहा कि चुनी हुई राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जो आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है और रहेगी। इसका संसद के भीतर और बाहर विरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव ने दिल्ली के अध्यादेश का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया। रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करेगी। रमेश ने कहा कि करीब 1.5 घंटे की इस बैठक में मानसून सत्र में सरकार की ओर से पेश होने वाले विधेयकों और हमारी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। उनका कहना था कि मणिपुर के मामले पर हम अडिग हैं कि संसद में इस पर चर्चा होनी जरूरी है। सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ उस पर और रेल सुरक्षा पर चर्चा चाहेंगे। उन्होंने बताया कि जीएसटी नेटवर्क से संबंधित पीएमएलए में संशोधन, महंगाई, अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग, महिला पहलवानों के साथ सरकार के रवैया और राज्य से संबंधित कई विषय संसद में उठाएंगे। एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा कि कांग्रेस बालासोर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से आरंभ हो रहा है जो 11 अगस्त तक चलेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अजीत पवार मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद शरद पवार के घर गए। वजह ये कि उन्हें चाची से मिलना था जिनकी सर्जरी हाल ही में हुई, और इसके बाद शरद पवार ने उन्हें शिक्षा विभाग से संबंधित एक पत्र भी कार्रवाई के लिए दिया। लेकिन इसके बाद शरद पवार ने दूसरी चाल चल दी और अजीत पवार गुट के 12 विधायकों को नोटिस थमा दिया और उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया। अजीत पवार के विद्रोह से घायल हुए शरद अपनी पार्टी के पुनरुद्धार में जुटे हुए हैं। अपने पहले प्रभावशाली कदम के रूप में शरद पवार ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा का पाठ पढ़ाया, जिसमें भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करने पर जोर दिया गया। पवार ने एनसीपी के कैडर से समावेशिता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने युवा कैडर से पार्टी की स्थापना और एनसीपी की यात्रा में सराहनीय योगदान देने वाली पार्टी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से बातचीत करने का आह्वान किया। पवार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए और 1999 में पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी की यात्रा में उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानना चाहिए। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य का व्यापक दौरा करने को कहा है। इस बीच सख्त कदम उठाते हुए शरद पवार द्वारा नियुक्त मुख्य सचेतक जितेंद्र आव्हाण ने अजीत पवार की डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के 3 दिन बाद 5 जुलाई को सीनियर पवार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने पर अजीत समूह के 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है, जिन पर 12 विधायकों को नोटिस भेजा गया। उनमें सुनील शेलके, दिलीप बनकर, नितिन पवार, दीपक चौहान, इंद्रनील नाइक, यशवंत माने, शेखर निकम, राजू कारे मोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, संग्राम जगताप, राजेश पाटिल, माणिकराव कोकाटे शामिल हैं। सभी 12 लोग अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शरद पवार समूह ने पहले अजीत पवार सहित 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिन्होंने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिन 12 विधायकों को नोटिस दिया गया उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों पर स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी एक पत्र भेजा जाएगा। एनसीपी के 53 विधायकों में से 35 से ज्यादा ने अजीत पवार को समर्थन दिया है। हालांकि अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी एक संकल्प हैं, राहुल गांधी एक भोला प्रयास भर और अरविंद केजरीवाल एक ऐतिहासिक भूल। हर मसले पर बिना लाग लपेट के बोलने वाले कुमार विश्वास ने बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का मजाक बनाकर एक बार फिर से उन्हें नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में फिर से सक्रिय होने को लेकर न तो हाँ कही और न ही से इनकार किया। ये बात अरविंद केजरीवाल को संकट में डाल सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ही कुमार विश्वास ने कहा था, अभी तो मैंने 0.0001% ही बोला है, लेकिन मैं सबूत होते हुए भी बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जनमानस की चेतना का बहुत नुकसान हो जाएगा। कुमार विश्वास से जब ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपके विचार क्या हैं, इस पर उन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं उन्हें एक ऐतिहासिक भूल मानता हूं। और इस तरह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे,
इसका जवाब देते वक्त उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया और कहा कि मैं कह नहीं सकता। इससे आगे उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतवासी जजमेंटल होते हैं, किसी भी सवाल के जवाब में पलटकर हाँ या ना कह देते हैं। मैं ये नहीं करूंगा। मैं पूछता हूँ क्यों झूठ बोलते हैं सब? आपको पता नहीं है? सच तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता जिंदगी में उन्हें क्या करना है, क्या करना पड़े। जिंदगी किस दिशा में जाएगी, सच भी यही है। ये किस दिशा में जाना पड़ेगा ये किसी को पता नहीं होता। ये बात मुझ पर भी समान रूप से लागू होती है। आखिर मैं खुदा तो नहीं हूँ, इसलिए इस सवाल के जवाब में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कुमार विश्वास से जब ये पूछा गया कि क्या आप आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भविष्य का पीएम मानते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं। इसी तरह उनसे जब ये पूछा गया कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा कि एक विचार नाथूराम गोडसे से असंवैधानिक असहमति जताई। देश के पूर्व पीएम को जवाहरलाल नेहरू को पहला सवार, विनायक दामोदर सावरकर को योद्धा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकल्प, राहुल गांधी को भोला प्रयास बताया, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक भूल। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे कुमार विश्वास का रिश्ता अरविंद केजरीवाल से करीबी और विरोधी का एक जैसा ही रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने तक विश्वास और सीएम केजरीवाल की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी माना जाता रहा। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से संबंध विच्छेद किया तो उनका विरोध भी उसी सिद्धांत से कर रहे हैं जैसा उन्होंने दोस्ती निभाई। अंतर केवल इतना है कि पहले समर्थन करते थे, अब खुलकर विरोध करते हैं। उनके विरोध की सीमा का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो केजरीवाल को भविष्य का पीएम चेहरा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, वो अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक भूल तक करार देते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ऐसे समय में जब विपक्ष बिखर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए मजबूत होता जा रहा है। कल विपक्षी एकता की बात कर रहे ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में वापसी कर ली। राजभर ने एनडीए में शामिल होने के बाद यूपी में विपक्ष का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होते ही एक्शन में आ गए। एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने सबसे पहले मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सुभाषपा के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद से यूपी में अब कोई लड़ाई नहीं बची है, चाहे कोई भी मोर्चा बना लिया जाए, लेकिन अब इस गठबंधन के आगे कोई टिक नहीं सकता। राजभर ने विपक्षी दलों के उदासीन रवैये पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमने काफी कोशिश की, लेकिन उन लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात और गरीब कमजोर लोगों के सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के मिलने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वह है गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का उत्थान। जो उनकी सोच है, ऐसे में उनकी सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। राजभर ने कहा कि इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में हम लोगों को उन्होंने साथ ले लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के लिए आभारी हैं। विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के सवाल पर राजभर ने कहा, भाई मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। लोगों से प्रयास किया बात करने का, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। समाज हित में, देश हित में, गरीब कमजोर और वंचित शोषित लोगों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सपा में टूट के दावों के सवाल पर राजभर ने कहा कि देखो, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता हूँ, वह आपके सामने है और इस नाते हम कोई भी चीज कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। देखिए, अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, आप चाहे जितना बोल लें, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हल्ला कर लें, चिल्ला लें, कोई मोर्चा बना लें, धरातल पर अब कुछ बचा नहीं है। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हो, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हों, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सब लोग जो जगह जगह लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, उस लड़ाई में हम साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अब जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो अलग होने का सवाल ही कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बाढ़ और बारिश को लेकर दिल्ली की जनता त्रस्त है और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने और क्रेडिट लेने की सियासत में मस्त हैं, बीजेपी में उलझे हुए हैं।
इन सब के बीच कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी दिल्ली के सियासी बाढ़ में स्नान करने के लिए कूद पड़े। वैसे तो आचार्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के संकेत को देखकर अरविंद केजरीवाल पर उनका प्यार उमड़ने लगा और उन्होंने दिल्ली की बाढ़ के लिए एलजी विनय सक्सेना को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली के सारे अधिकार बीजेपी वाले एलजी के बताते हैं। जब बाढ़ की वजह से हुए नुकसान और दिल्ली वालों की नाराजगी की स्वीकार करने की बारी आई तो बीजेपी वालों ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सारे अधिकार एलजी साहब के और जिम्मेदारी केजरीवाल की। अजीब दोगलापन है। प्रमोद कृष्णम ने एलजी के लिए दोगलापन शब्द का प्रयोग कर एक तरफ से अपने समर्थकों को निराश भी किया। ऐसा इसलिए कि उनकी भाषा इस बार वैसी नहीं है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। दोगलापन शब्द का प्रयोग करने से अभी तक कृष्णम बचते रहे हैं। खैर, अब सोशल मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि आपका ये रुख कहीं कांग्रेस की बदली रणनीति के साथ चलने की नीति तो नहीं। स्वामी जी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आचार्य जी, केजरीवाल एक शातिर चोर है, बिना एलजी की मंजूरी के शीश महल बना लिया। इस शातिर चोर दिल्ली के ठग ने आचार्य जी, केजरीवाल एक शातिर घोटालेबाज है। इस बंदे ने 471 लोगों को, जो कि केजरीवाल और के कार्यकर्ता थे, मोटी तनख्वाह पर नौकरी दी। एलजी को पता चला तो उन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूटा जा रहा है उस सड़क छाप आंदोलनजीवी ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने इस ट्वीट से एक दिन पहले पीएम मोदी के विदेश दौरे पर एक अन्य ट्वीट में महाशिवरात्रि की शुभकामना देते हुए भारत के विश्वगुरु बनने की बात कही। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ की सीट से लड़ चुके हैं। उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने गठबंधन के लिए 2 शर्तें रखी थीं। एक तो वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उसे समर्थन देने का ऐलान करे और दूसरा दिल्ली में और पंजाब में पूरी तरह से वहां के चुनाव को उनके हवाले कर दे, यानी चुनाव में दिल्ली और पंजाब में भाग न ले। आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने जाएगी। खुलकर तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने का संकेत दिया, जिसकी व्याख्या करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने ये सब तब किया जब कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाई इससे सख्त खिलाफ थी। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर अजय माकन तक, संदीप दीक्षित से प्रताप सिंह बाजवा तक आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह का संबंध रखने के खिलाफ थे। लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनाने की हड़बड़ी मची हुई है। कांग्रेस को लगता है कि केजरीवाल की मदद से वे पीएम बन जाएंगे और रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने दिल्ली और पंजाब में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। दिल्ली और पंजाब के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं अजय माकन और संदीप दीक्षित ने लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला था। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी लगातार अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रही है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले केजरीवाल ने एक तरह से शर्त रख दी थी कि अगर कांग्रेस अध्यादेश का स्पष्ट विरोध नहीं करेगी तो वह विपक्षी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को कांग्रेस की मेजबानी में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए आम आदमी पार्टी समेत 24 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वे केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद ही इस बैठक में हिस्सा लेगी। माकन और दीक्षित का दावा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरह का विशेष अधिकार चाहते हैं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी नहीं। अजय माकन बताते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित एक समिति ने 21 अक्टूबर 1947 को दिल्ली को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी को शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन रखा जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से पूर्व विधायक प्रोफेसर हरीश खन्ना कहते हैं कि दिल्ली की स्थिति विशेष है, तो यहाँ पर विदेशी दूतावास और उच्चायोग भी है, इसलिए इसे दिल्ली सरकार को पूरी तरह से नहीं सौंपा जा सकता। पर केंद्र सरकार को भी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार के कामकाज से हस्तक्षेप बंद करना होगा। शनिवार को कांग्रेस की मीटिंग के बारे में मंथन हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर आपके समर्थन का इशारा किया था। कांग्रेस नेता इसे स्पष्ट रूप से तो अध्यादेश पर कुछ नहीं बोला, लेकिन समर्थन का संकेत देते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जो आक्रामक होगा उसका हम संसद के भीतर और बाहर विरोध करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।